प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना के 3rd लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले 2nd लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परमाणु के 3 मॉडल जो है हमारे सिलेबस में है, जिसमें से सबसे पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल और दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और ये दोनों मॉडल ही हम 2nd लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज की इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमी रह गई थी, और उसके बाद हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमी रह गई थी उसको बोर ने किस तरह से दूर किया। अब देखिए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमी रह गई। ये समझने से पहले हमें क्लार्क मैक्सवेल का चुंबकीय विकिरण सिद्धांत समझना होगा कि क्लार्क मैक्सवेल ये कहता है कि जब भी कोई आवेशित कण एक वृत्ताकार पथ में घूमता है, जब भी कोई आवेशित कण एक वृत्ताकार पथ में घूमता है तो वो ऊर्जा मुक्त करता रहता है। तो यही बात जो है वो क्या है, मैक्सवेल का चुंबकीय विकिरण सिद्धांत है। अगर इसको हम और अच्छी तरह से मैक्सवेल थ्योरी को पढ़ें तो ये है कि जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति में होता है, कैसी गति में होता है, त्वरित गति में होता है, तब वो ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा छोड़ता रहता है। तो त्वरित गति का मतलब ये होता है कि यदि कोई कण सीधी रेखा में चले तो उसकी गति जो है वो प्रति सेकंड बढ़ती रहनी चाहिए, यानी इकाई समय में उसकी गति जो है वो बढ़ती रहे, तो उसकी गति क्या है, त्वरित गति है। और या फिर वो इस तरह से वृत्ताकार पथ में घूमे तो भी उसकी गति क्या है, त्वरित गति है। तो त्वरित गति के बारे में हमारा आगे एक चैप्टर आएगा गति, जो इससे अगला चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कि इस सिद्धांत को हम आसान भाषा में समझे तो आवेशित कण वृत्ताकार पथ में घूमते समय या त्वरित गति के समय विकिरणों के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। तो यही बात क्या है, मैक्सवेल का चुंबकीय विकिरण सिद्धांत है। अब आगे आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था उसको थोड़ा सा 1 मिनट में याद करवा देता हूं कि इस मॉडल की खास बात क्या थी। यहाँ पर रदरफोर्ड ने हमें यह बताया था कि परमाणु का जो केंद्र है वो धन आवेशित होता है, छोटा होता है और भारी भी होता है, और इतना भारी होता है कि परमाणु का जो लगभग द्रव्यमान है वो इसी केंद्र के अंदर होता है, और इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। ये परमाणु का नाभिक है और इसका साइज काफी छोटा है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश नाभिक पर होता है। तो कुल मिलाकर के परमाणु जो है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक। तो अब इतना पढ़ने के बाद हम इसकी कमियां देखते हैं क्या है। अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या है, आवेशित कण है। कैसा कण है, आवेशित कण है, और ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, इसका मतलब ये त्वरित गति है, ठीक। और मैक्सवेल इस बारे में क्या कहते हैं, ये आपने अभी भी पढ़ा कि जब भी कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ में घूमता है तो विकिरणों के रूप में क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि इस नाभिक के चारों ओर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे एक चक्कर घूमेगा तो इसकी ऊर्जा कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, और ऊर्जा अगर कम होगी तो नाभिक के नजदीक आ जाएगा, ठीक। ऊर्जा अगर कम होगी तो ये नाभिक के नजदीक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही होता है कि जो जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है वो नाभिक के नजदीक होता है, जिसकी ऊर्जा अधिक होती है नाभिक से थोड़ा सा दूर होता है। ये सिस्टम होता है इसका।
तो अब देखिए वृत्ताकार पथ में घूमा तो विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करेगा। ऊर्जा मुक्त करेगा तो ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी तो ये नाभिक के नजदीक आ जाएगा। इसी तरह से आगे और घूमेगा तो और ऊर्जा कम हो जाएगी इसकी, ठीक, और नजदीक आ जाएगी। इसी तरह से ही घूमता हुआ लास्ट में क्या है, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। और इस तरह से तो जो है एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यदि ऐसा हो तो इसका मतलब परमाणु तो जो है वो क्या हो गया, अस्थिर हो गया, ठीक। लेकिन ये तो हमें पता है कि परमाणु अस्थिर तो नहीं है, एक शिथिल कण है। तो सबसे बड़ी कमी जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कि उसकी स्थिरता को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। वैसे हम 9th क्लास के सिलेबस में हम इसकी एक ही कमी पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो परमाणु की स्थिरता को जो है वो सिद्ध नहीं कर पाया। इसके अलावा जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और फिर इसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं पर्टिकुलर प्रेशर और जो है विशेष विभवांतर जो इसको हम देते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस डिस्चार्ज ट्यूब में से कुछ विकिरणें निकलती है, ठीक। अब जब इन विकिरणों को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो आगे जो है या इसका हम स्पेक्ट्रम लेते हैं किसी भी तरीके से, तो 5 ग्रुप ऑफ लाइन हमें मिलते हैं, ठीक। लाइन हमें यहाँ पर 5 लाइनों के जो है ग्रुप मिलते हैं, जिसमें से एक हमें दिखाई देती है, बाकी 4 हम वैसे डिटेक्ट कर लेते हैं अलग अलग तकनीकों से। तो इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो दूसरी जो मेन कमी थी इसकी वो ये थी कि जब हम हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम लेते हैं, या हम सीधा सिंपल भाषा में कहें कि हाइड्रोजन का अगर हम इस तरह से स्पेक्ट्रम लेते हैं तो स्पेक्ट्रम में लाइनें क्यों आई, इन लाइनों को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका है। तो जैसे मैंने यहाँ 5 ग्रुप बताए थे, आजकल एक ग्रुप और भी चलता है, इसमें 6 ग्रुप जो है हम स्टडी करने लग गए हैं। तो आखिर ये ग्रुप ऑफ लाइन क्यों आए, इसको भी रदरफोर्ड का मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए जो है बोहर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। तो अब हम पढ़ते हैं बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर का परमाणु मॉडल साइंटिस्ट नील्स बोर ने 1913 में दिया था ये, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी को जो है वो आधार बनाया था। अब देखिए क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। क्वांटम का अर्थ समझाता हूं पहले तो आपको। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, ठीक। क्वांटम का मतलब क्या होता है, पैकेट। अब क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी बॉडी जैसे विकिरणों के रूप में ऊर्जा छोड़ती है, कोई भी वस्तु या कोई विकिरण इस तरह से विकिरणों के रूप में क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये जो विकिरण है ये कंटिन्यूअस नहीं होती, लगातार नहीं होती, बल्कि पैकेट्स के रूप में ही होती है। कि विकिरणों में जो है एनर्जी के, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि जो विकिरणों के रूप में जो ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊर्जा वास्तव में ये पैकेटों के रूप में ही मुक्त होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जब ऊर्जा लेगी या देगी तो पूरे पैकेट के रूप में ही लेगी। जब तक वो पैकेट पूरा नहीं होगा तब तक मान लीजिए कि ऊर्जा एक पैकेट से कम है तो ना तो वो ऊर्जा मुक्त हो सकती है इससे, और एक पैकेट से कम है तो ये वस्तु ऊर्जा लेगी भी नहीं, ठीक। तो ये जो सिंपल सी बात है ये क्या है, क्वांटम सिद्धांत है, ठीक। तो इस क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से जो है नील्स बोर ने उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोर का परमाणु मॉडल समझाता हूँ ये क्या है। इस मॉडल का जो सबसे पहला पॉइंट है वो तो यही है कि परमाणु
का जो केंद्र है वो धन आवेशित छोटा और भारी कण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं और जितनी उसकी ऊर्जा होती है उसी हिसाब से जो कम ऊर्जा वाले हैं वो नाभिक के नजदीक वाले में, और जिनकी ऊर्जा अधिक होती है वो नाभिक से उतने ही दूर कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। और साथ में बोर ने ये बात भी कही थी कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में चक्कर लगाता रहेगा तब तक वो ऊर्जा मुक्त नहीं कर सकता। ठीक। अब ऊर्जा मुक्त क्यों नहीं कर सकता, उसके लिए उन्होंने क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। और ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक इस कक्ष में चक्कर लगाता है ना, तब तक उसकी विकिरणों के रूप में ऊर्जा छोड़ने की टेंडेंसी तो होती है, उसका ये तो होता है कि वो ऊर्जा छोड़ दे, लेकिन उसके पास क्या नहीं होता, पूरा पैकेट नहीं बन पाता। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, जब घूमेगा तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ऊर्जा छोड़ने की है। ऊर्जा छोड़ने का इसका नेचर तो है, लेकिन घूमते समय क्या है, इसके पास पूरा एनर्जी का पैकेट है, ऊर्जा का पैकेट जब पूरा नहीं बनेगा तो ये ऊर्जा छोड़ नहीं सकता तो ये इसी पथ के अंदर घूमता रहेगा। ठीक। तो इस तरह से नील्स बोहर जो है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो परमाणु की स्थिरता जो है उसको एक्सप्लेन कर पाया। अब बात आती है कि ये जो वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन वृत्ताकार पथ को हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं, कक्ष कह देते हैं या कोष भी कह देते हैं इसको। ठीक। यानी इंग्लिश में अगर बोले तो ऑर्बिट या सेल, और इनको विशेष नाम भी देते हैं। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी तरह से आगे चौथा, पांचवा, या फिर इसको हम पहले को के नाम दे देते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, इस तरह से हम नाम दे देते हैं। ठीक। तो ये पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, या पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, के सेल, एल सेल, एम सेल। यानी के और वन एक ही चीज है, यानी इनके अलग अलग, यानी नाम अलग अलग, चीज सेम है। कि पहले सेल को के सेल भी कह देते हैं, दूसरे सेल को एल सेल भी कह देते हैं, तीसरे सेल को एम सेल भी कह देते हैं। ठीक। तो अभी तक जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उसको मैं नोट्स में से बता देता हूँ। तो नोट्स में से देखिए कि जो पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कि बोर परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्रीय भाग धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके अंदर ही होता है। ठीक। और दूसरा जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित गोलाकार पथ में ही घूमते हैं, जिन्हें कक्ष या कोष कहते हैं, या ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं, इनको एनर्जी लेवल भी कह देते हैं। ठीक। और इनको n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n=1 का मतलब पहला कक्ष, n=2 का मतलब दूसरा कक्ष, n=3 का मतलब तीसरा कक्ष, इसी तरह से आगे, या इनको KLMN भी कह देते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, जिससे उसकी ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। अब जो आगे जो बात लिखी है उसको मैं एक बार चित्र से समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ से पढ़ा दूंगा। अब देखिए कि जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो पहले कक्ष में है या के कोष में है, तो इसको मान लेते हैं कि हमने कुछ ऊर्जा दे दी। ऊर्जा देने के बाद ये एक्साइट होकर के दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है। ठीक। तो इस तरह से और ऊर्जा मिलेगी तो और उनसे जो ऊर्जा स्तर है उनमें भी ये पहुंच सकता है। ठीक। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है, ये उठ करके या ऊर्जा लेकर के एक बार तीसरे में चला तो गया, लेकिन वहां पर ये स्थिर नहीं रह सकता, इसको वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ेगा, इसके मूल कक्ष में आना ही पड़ेगा इसको। ठीक। तो ये वापस जब आता है ना, तो जो ऊर्जा ली थी उतनी ही ऊर्जा जो है छोड़ता हुआ आएगा। ठीक।
तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट से, अपने मूल जो कक्ष है वहां से ऊर्जा लेकर के उच्च स्तर में जा सकता है, लेकिन वहां पर ये ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकता, ये वापस आएगा। ठीक, तो ऊर्जा छोड़ता हुआ आएगा। अब खास बात क्या है कि जितनी ऊर्जा इसने ली ना, उतनी ऊर्जा वापस छोड़ देगा। मान लीजिए कि ई ऊर्जा उसने पहले कक्ष से तीसरे कक्ष में जाने के लिए ली, तो जब तीसरे से वापस पहले में आएगा तो ई ऊर्जा ही वापस छोड़ देगा। ठीक, तो ये जो 3 मुख्य पॉइंट थे ये नील्स बोहर ने दिए, और इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो जो बात मैंने यहाँ समझाई वो देख लीजिए कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इस ऊर्जा का मान दोनों स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी ऊर्जा जो है, पहले कक्ष की ऊर्जा मान लेते हैं E1 है और चौथे कक्ष की ऊर्जा E4 है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है E1 से उठ करके E4 में चला गया तो उसने कितनी एनर्जी ली? E4 माइनस E1, इतनी एनर्जी उसने ली, और जब वापस आएगा तो उतनी ही एनर्जी जो है वो छोड़ता हुआ आएगा। ठीक, उतनी ऊर्जा जो है वो छोड़ता हुआ आएगा। अब आइए इस लेक्चर के लास्ट में हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन मॉडल के आधार पर एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो जैसे थॉम्सन मॉडल में हमने देखा था कि परमाणु जो है वो एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर धसे हुए होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पर कुल ऋण आवेश इस गोले के कुल धन आवेश के बराबर होता है, इसलिए ये क्या है? विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु का नाभिक जो है कैसा होता है? धनावेशित होता है। धनावेशित कण कौन सा है? प्रोटॉन है। तो यहाँ पर परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन जो है वो विद्यमान होता है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपने सिंपल जो है एक चित्र ड्रा कर देना। ठीक है, यहाँ पर नाभिक दिखा दीजिए, इसके चारों ओर 3 कक्ष दिखा दीजिए, कक्षों का नाम लिख दीजिए बस। ठीक, अब एक बात ये पूछी है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? तो यहाँ देखिए कि जैसे हमने सेकंड लेक्चर में अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा था कि वहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सोना धातु की जो पन्नी है उस पर किया गया था। वो कहता है कि सोने के अलावा हम किसी और पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पे वापस नजर डाल लें तो जो यहाँ पर जो धातु की पत्ती ली गई थी ना, उसकी मोटाई देखो कितनी थी? 0.0004, यानी इसको 4 सेंटीमीटर, यानी इसको अगर हम देखें तो 4/10,000। ठीक, यानी 4 सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा जो है इतनी पतली पत्ती ली गई थी। ठीक, तो इतनी पतली पत्ती जो है वो किसी और धातु की बनाना संभव नहीं है, वो सिर्फ सोने की बन सकती है, क्योंकि सोने के अंदर आघातवर्धकता का जो गुण होता है ना वो काफी अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर सोना ही ज्यादा सुटेबल रहेगा। यानी जो पर्णिका या पत्ती जो ली है, पन्नी जो ली है, वो गोल्ड की ही ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में लिख दिया है कि सोने की आघातवर्धकता मतलब उसको पीट करके प्लेट बनाने का जो गुण है, चादर बनाने का जो गुण है वो बहुत अधिक होता है, और सोने को पीट कर बहुत पतली परत बनाई जा सकती है। प्रयोग में लाई गई है सोने की पन्नी
लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। अन्य किसी धातु को पीटकर इतनी पतली पन्नी नहीं बनाई जा सकती, अतः किसी और धातु की पन्नी का उपयोग अल्फा कण प्रकीर्णन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आगे यहाँ पर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं। कहता है कि परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बिल्कुल सिंपल है। और इसके अलावा कहता है कि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4 यूनिट है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये अगले लेक्चर का है। तो अब देखिए कि इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्या देखेंगे कि जैसे मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर बोर मॉडल के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते रहते हैं। अब किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक, इसके लिए भी हमारे पास 2 नियम हैं। उन नियमों को हम समझेंगे और विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनमें जो हम इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला लेक्चर, तो उसको भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है। तो आज का मेरा आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।